हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेज नोट्स सीरीज का 100 पेज नोट सीरीज का L19th वीडियो है, अर्थात लेक्चर 19th है। इसके पहले कुल 18 लेक्चर्स हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ एक वीडियोज कुछ एक लेक्चर्स फिजिक्स के भी हो चुके हैं। उनके PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है और पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं। फिजिक्स में बात की जाए तो ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले, ये देख सकते हैं आप। जैसे ये यूनिट्स, मात्रक, ठीक ना, मात्रक या यूनिट्स एक ही बात है। भौतिक राशियाँ, स्केलर, वेक्टर, सदिश, सदिश, ये सारी बातें ठीक काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है। न्यूटन्स के नियम, ठीक, न्यूटन के नियम, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक, मापक यंत्र एवं पैमाने, संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, रंग, ठीक, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक ना, पलायन वेग, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आगे चलिए बात करते हैं स्थूल पदार्थों के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मैटर्स। बट उसके पहले ये देख लेते हैं सरल लोलक अर्थात सिंपल पेंडुलम, ठीक, उसके बाद बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम की बात कीजिए, सरल लोलक की बात कीजिए। देखिए, मैं एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने ऐसे देखा होगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक धागे से, एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट लटका देता हूँ, ठीक। पेंडुलम आपने देखा होगा, घड़ी में भी देखा होगा, ऐसे 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 ये डोलते रहता है ना, ऐसा आपने देखा होगा। मैं ऐसे बना देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया है, ठीक, फिर ये वापस इधर, 1 मिनट, फिर से मिटा के दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर आया, ठीक, इसको ऐसे दिखा देता हूँ। फिर ये लौट कर इधर भी जाएगा, ठीक ना, समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से चल कर, ठीक, मान लीजिए यहीं से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से चल के ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आया, ठीक। इसको एक टाइम पीरियड बोलेंगे, मतलब यहाँ से चला और वापस यहीं पर आ गया, तो इसको एक टाइम पीरियड बोला जा सकता है, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड है। एक टाइम पीरियड मतलब यहाँ से चल कर वहाँ गया, मतलब यहाँ पर आया, ऐसे यहाँ गया, फिर वापस ऐसे आ गया, ठीक। तो ये जाने और आने में जो टाइम लगा ना, वही एक टाइम पीरियड के बराबर होता है, ठीक। हाँ, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है T=2π√L/G। L क्या है, लेंथ है, वही धागे की, ये जो धागा है ना उसकी लंबाई L, ठीक, और G आपको पता है ही, ठीक ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण होता है, ठीक, एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक, ये आपने देखा है। देखिए, मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ऊपर ये L है, मतलब लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा ना, आवर्तकाल बढ़ेगा ना। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये लेंथ इसकी छोटी है, कम है, सॉरी ये धागा है कोई, ठीक, ऐसे बांध दिए हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे ऐसे होगा तो टाइम कम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहीं पर आ गया, ठीक, तो टाइम कम लगेगा, ठीक, लेंथ इसकी कम है तो, ठीक है ना। और मान लीजिए इसको हम बढ़ा देते हैं, इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं, ऐसे ये लंबा कर देते हैं, ठीक है, ठीक, ये यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ से ये वापस यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा, इसी को हम मान लेते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आ गया, तो लेंथ ये ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक, तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। अब मैथ्स में भी, मैथ ये जो फॉर्मूला है इससे भी आप देख पा रहे हैं, लेंथ ज़्यादा, ठीक, तो टाइम पीरियड ज़्यादा। अरे L ऊपर है ना, न्यूमरेटर में है, अंश में है, ये हर में है G। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ 8 8 8, इसमें अगर हम 2 से भाग देते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं, इसमें 6 से भाग देते हैं, ठीक, ऊपर फिक्स कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि हर में अर्थात डिनोमिनेटर में अगर हम वैल्यू को बढ़ाते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू घटते जाएगी ना। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, कम है, पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 2 से ये कट जाएगा, 4 बार में 4, और ये देखिए 2 से यहाँ 4 कर दिया मैंने, तो 4 से ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ये सॉरी इसको 8 कर देते हैं समझाने के लिए, 8 से ये 8 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नीचे वैल्यू जो है ना, नीचे की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू कम होते जाएगी। ये आपको पता होगा, जिनको मैथ ठीक है, जो मैथ बैकग्राउंड से हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। नीचे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू कम होगी,
ठीक। हाँ, ऊपर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेंथ अगर ज़्यादा करते हैं तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आवर्तकाल ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आना, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा अगर लेंथ बढ़ जाए तो। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। वैसे ही अब देख लीजिए, जी की वैल्यू अगर कम हो जाए, जी की वैल्यू कम हो जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ में आ रहा होगा आपको। जी की वैल्यू कम हो जाए, नीचे वैल्यू कम करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ेगी ना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक, तभी तो क्या होता है कि पहाड़ पर अगर घड़ी को ले जाते हैं, घड़ी को पहाड़ पर ले जाते हैं तो ऊपर ले जा रहे हैं ना, अर्थ से ऊपर ले जा रहे हैं, अर्थ से दूरी को बढ़ा रहे हैं हम, तो जी की वैल्यू कम होने लगती है। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन भी मिलता है कि घड़ी सुस्त हो जाती है, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, घड़ी सुस्त हो जाती है, ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ऐसे ऐसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी चल रहा है तो इसका मतलब घड़ी फास्ट है, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक, तो पहाड़ पर ले जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, कम होगी मतलब उसका टाइम पीरियड, आवर्त टाइम जो है, आवर्त काल है वो बढ़ जाएगा। ठीक ना, ऐसे जो घूम रहा है, मैंने यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस यहाँ आया। ठीक, इसमें अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब घड़ी स्लो चल रही है। हाँ, ये फास्ट फास्ट चल रहा है, इसका मतलब घड़ी फास्ट चल रही है। ठीक, तो पहाड़ पर ले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नीचे कम होना मतलब पूरी की पूरी वैल्यू ये बढ़ेगी, मतलब टाइम पीरियड बढ़ रहा है, आवर्तकाल बढ़ रहा है। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब आने जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब यही ना होगा कि घड़ी स्लो हो रही है। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा क्वेश्चन में मिलता है। ठीक, ये सारी बातें थी आपको बस। हाँ, एक और क्वेश्चन आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई लड़की झूला झूल रही है। ठीक, मैं पूरा झूला नहीं बना रहा, लेकिन चलिए यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पर झूला झूल रही है, बैठी हुई है, बैठी हुई है। तो एक बात बताइए, बैठी हुई है, यहाँ पर लड़की है कोई बैठी हुई है, तो उसके लिए लेंथ ये हो गई ना, ये लेंथ। ठीक, यहाँ पर मास है, उसका पूरा का पूरा मास, बॉडी का मास। ठीक, ये मान लीजिए लंबाई हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब पूछता है क्वेश्चन में कि मान लीजिए लड़की खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर फिजिक्स का एक लॉ काम करता है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आएगा, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबको समझ में आ जाए। एक बात बताइए, जब बैठी थी तो मास यहाँ पर था नीचे, जब खड़ी हो गई तो मास ऊपर चला गया ना। जैसे ही मास ऊपर गया इसका मतलब ये लेंथ कम हो जाएगी। ठीक, तो लेंथ जब कम होगी, देखिए यहाँ पर ये बताया है ना, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, मतलब लड़की जो है आगे पीछे जल्दी जल्दी होगी। समझ में आ रहा होगा आपको। जबकि यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, मतलब बैठी हुई है तो लेंथ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, एल ज़्यादा है यहाँ पर, इसका मतलब आवर्तकाल क्या होगा, समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा होगा, मतलब धीरे धीरे। ठीक, लड़की झूलेगी, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, मैंने कोशिश की है समझाने की, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नोट करके एक दो बातें ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, सेकंड लोलक, सेकंड लोलक ध्यान में रखिएगा। सेकंड लोलक किसको बोलते हैं कि जिसका आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकंड हो, मतलब यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहाँ आया 2 सेकंड में। ठीक, 2 सेकंड लगा, जाने में 1 सेकंड, आने में 1 सेकंड, ऐसे। फिर बात की जाए, ये ध्यान में रखिएगा, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल, ये नहीं कि यहाँ अनंत है तो अनंत हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अनंत लंबाई के सरल लोलक अर्थात सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है ना 84.6 मिनट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, 84.6 मिनट। ठीक है, हाँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। ठीक ना, अगर उस लड़की के खड़े, मतलब वो लड़की अगर खड़ा हो जाती है तो हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा, मतलब जो डोल रही है उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो जब खड़ी होगी तो एल कम हो जाएगा, एल ऊपर है ना, फॉर्मूला में देखिए 2 पाई एल अपॉन जी, एल ऊपर है मतलब ये कम होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू कम होगी, तो कम हो जाएगा, यहाँ पर बताया तो है मैंने। हाँ, लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक, सुस्त हो जाने का मतलब यही ना हुआ कि टाइम उसको ज़्यादा लग रहा है, ऐसे ऐसे डोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब सुस्त क्यों हो जाती है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने ये भी पढ़ा होगा कि रेल की पटरियाँ जो होती हैं ना उनके बीच गैप छोड़ा जाता है थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी के दिन में ये टेम्परेचर की वजह से ये पटरियाँ थोड़ी सी फैलती हैं, मतलब ऐसे गैप छोड़ा गया है, फैल के ऐसे आ जाएंगी, सट जाती हैं, मतलब करीब आ जाती हैं। ठीक, ऐसा आपने देखा होगा, वैसे ही इसमें भी होगा। ठीक ना, अब ये धागा से तो बंधा हुआ नहीं है, ठीक, ये मेटल है। ठीक, तो गर्मी के दिन में थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, जैसे ही लंबाई बढ़ेगी इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप। जैसे ही आवर्तकाल बढ़ेगा मतलब घड़ी सुस्त हो जाएगी। ठीक, ये सारी बातें थी। चलिए अब स्थूल पदार्थों के गुण के बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मैटर्स। ठीक, आपको पता है
कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं विशेष रूप से, मुख्यतः एक ठोस, फिर द्रव, गैस। मुख्यतः ये 3 ही अवस्थाएं होती हैं, और भी हैं बट उनकी बात हम नहीं करेंगे। ठोस की बात की जाए तो ठोस में विशेष रूप से प्रत्यास्थता का गुण होता है। द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत्व, प्लवन, ये सारे जो गुण है वो होते हैं, जो हम एक एक करके देख लेंगे। गैस की बात की जाए तो इसमें वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दाब को क्या बोलते हैं? प्रेशर। इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल देता हूँ पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन, और श्यानता अर्थात विस्कोसिटी, ठीक। केशिकत्व अर्थात कैपिलैरिटी, ठीक। प्लवन अर्थात बायोंसी, ठीक। बायोंसी फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर आगे बात कर ली जाए, एक एक करके बात करते हैं। प्रत्यास्थता की बात की जाए तो देखिए होता क्या है। प्रत्यास्थता वह गुण है ना, वह गुण है जिससे क्या होता है ना कि कोई भी वस्तु है अगर उस पर आपने कोई बल लगाया है या फिर उसको खींचा है या फिर दबाया है, तो जब आप बल हटाएंगे ना, जब बल हटाएंगे तो वो वस्तु चाहेगी कि वो जिस पोजीशन में पहले थी, जिस आकार में पहले थी, उसी आकार में वापस आ जाए, ठीक। इसको प्रत्यास्थता का गुण बोलते हैं, ठीक। प्रत्यास्थता का गुण बोलते हैं, ठीक ना, इलास्टिसिटी का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रबर है, रबर को आपने दबा दिया, या फिर स्प्रिंग है, ठीक। स्प्रिंग को दबा के ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दिया दबा कर, जब आप फोर्स हटाइएगा तो फिर ये क्या स्प्रिंग होगी, फिर नॉर्मल पोजीशन में आने का प्रयास करेगी, ठीक। इसी को प्रत्यास्थता का गुण बोलते हैं। तो यही बातें हैं। प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का गुण जो होता है वो प्रत्यास्थता होता है, ठीक। इतना जान लीजिए काफ़ी है। पूर्ण प्रत्यास्थ किसको बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक किसको बोलते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ अर्थात पूर्णतः वो अपना शेप प्राप्त कर ले बिना किसी चेंज के, ठीक, कंप्लीटली, जैसे पहले थी जिस स्थिति में वो वस्तु, उस स्थिति में फिर से आ जाए फोर्स हटाने के बाद, बल हटाने के बाद, जैसे रबर है, स्प्रिंग है, क्वार्ट्ज है, ये सब। पूर्ण प्लास्टिक की बात की जाए, ठीक, तो प्लास्टिक से कोरिलेट करके देख सकते हैं। मान लीजिए प्लास्टिक पर आपने बल लगाया, ठीक, खींच दिया, प्लास्टिक को क्या, वो तो टूट जाएगा ना, प्लास्टिक तो टूट जाएगा, ठीक। तो ये पूर्व अवस्था है ना वो प्राप्त नहीं कर पाती है। पूर्ण प्लास्टिक का मतलब ये हुआ, एक गुण है ये। पूर्ण प्लास्टिक अर्थात वह वस्तु जो अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकती है बल हटाने के बाद में, ठीक, उसको पूर्ण प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक। पूर्ण प्लास्टिक का गुण है उसके पास, ये बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मोम है, लोहा है, ठीक। लोहा को अपने एक मिनट, लोहा को आपने मोड़ दिया है फोर्स लगाकर, उसके बाद छोड़ दीजिए उसको, तो ऐसा थोड़ी है कि वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा जैसे पहले था, ठीक। श्यानता की बात कर लेते हैं। तो श्यानता को आप ऐसे समझ सकते हैं, विस्कोसिटी को, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, ये भी फ्रिक्शन है बट ये लिक्विड के अंदर लगता है, ठीक। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आपको पता होगा, मान लीजिए कोई ये सरफेस है, कोई सतह है, ठीक। सतह पर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, कोई डब्बा है, ठीक, कोई भारी हो या हल्का हो, भारी इसलिए बोला है ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप इसको ढकेलते हैं, ठीक। तो नीचे अगर सरफेस खुरदरा है, ठीक ना, खुरदरा है, तो आप ढकेलिएगा तो नीचे जो सरफेस है ना वो कोशिश ये करेगा कि ये जो डब्बा है आगे ना जाए। मतलब आप इधर की तरफ बल लगा रहे हैं तो ये डब्बा कोशिश करेगा कि इधर की तरफ एक बल लगाएगा, वो कोशिश करेगा कि ये डब्बा आगे नहीं जाए। इसी को ना फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, ठीक। आप जिस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं उसके उल्टा डायरेक्शन में ये कोशिश करेगा। इसकी टेंडेंसी होगी, नीचे जो ये सरफेस है ना उसकी, कि इसकी ये टेंडेंसी होगी कि आप जिधर बल लगा रहे हैं उसके उल्टा डायरेक्शन में एक बल लगाए इधर की तरफ, ठीक। ये आपने देखा होगा। वैसे ही इसमें होता है श्यानता में, विस्कोसिटी में, ठीक। तो इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान में रखना है, जैसे कि ये पानी, मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, ठीक, ये सरफेस है, ये तल है, ठीक है ना, ये तल है। अब इसमें लिक्विड है, बह रही है, ये कोई द्रव है, पानी ही मान लीजिए, ठीक ना, कोई द्रव है वो बह रही है, बह रहा है ये इसमें। अब इसमें होता क्या है कि एक लेयर मान लेते हैं पानी का, ये लेयर है, द्रव का ये लेयर है, दूसरा लेयर ये है, इसके ठीक ऊपर तीसरा, ऐसे ही बहुत सारे लेयर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लेयर है ना, ये जब आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर नीचे वाले जो लेयर है ना, इस पर एक फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। कोशिश ये करेंगे कि ये आगे ना जाए, इसके उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक। उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है ना, इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। घर्षण ही विस्कोसिटी है श्यानता में। हाँ, अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सबसे नीचे वाला लेयर है ना पानी का, वो जो इससे तल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, वो तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक। इसीलिए उसका जो वेग होता है ना, उसका वेग शून्य होता है, सबसे कम होता है,
कम क्या होता ही नहीं है। फिर उसके ऊपर जाइएगा तो वेग धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक। उसके ऊपर जाइएगा तो नीचे वाले से ज़्यादा वेग होगा, उसके ऊपर जाइएगा तो इसके नीचे वाले से ज़्यादा वेग होगा। ऐसे ही ऊपर चलते जाइएगा, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना तो जो ये लेयर है ना इसका वेग बढ़ते जाएगा। तो सबसे अधिक वेग कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठोस में श्यानता नहीं होती है, ठीक। विस्कोसिटी मैंने बताया है, लिक्विड में विशेष रूप से लिक्विड का ये गुण है, ठीक। विशेष रूप से ये गुण लिक्विड का है। हाँ, गैस में बात की जाए तो देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर अगर कोई बढ़ाते हैं ना, गैस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो गैस में बात की जाए तो श्यानता बढ़ती है, ठीक, विस्कोसिटी बढ़ती है। लेकिन द्रव में बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। द्रव में बात की जाए, अगर मान लीजिए तापमान आप बढ़ा देते हैं, तापमान जैसे बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तो जो द्रव है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, अर्थात उसके बीच जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, घर्षण का बल लग रहा है, वो कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ है उसको आप गर्म कर देते हैं तो थोड़ा ऐसे मान लीजिए कि वो पतला हो जाएगा, पतला होकर फास्ट बहेगा, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। अब मान लीजिए शहद वहद है, शहद ही है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे नीचे गिरा दीजिएगा तो धीरे धीरे बहेगा ना, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है, श्यानता ज़्यादा है। पानी को गिरा दीजिए, ठीक, तो उसके, हाँ, घी का ले लीजिए, घी अभी मान लीजिए कि ना पूरी तरह से जमा हुआ है ना पूरी तरह से पिघला हुआ है, तो उसको नीचे गिरा दीजिए घी को, ठीक। तो वो फैलेगा, लेकिन धीरे धीरे फैलेगा, क्योंकि श्यानता है उसके अंदर, विस्कोसिटी है, ठीक है। अब उसको गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद मतलब तापमान बढ़ा दीजिए, उसका गर्म कर दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, उसके अंदर घर्षण कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो आसानी से फैल जाएगा। ये सारी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। हाँ, अब चलिए देखिए, थोड़ा टाइम कम मिल पाता है इसीलिए वीडियो, ऐसा नहीं है, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस देख लीजिए, मुझे लगा कि समझाना चाहिए इसलिए मैं समझा रहा हूँ। पृष्ठ तनाव की बात की जाए, सरफेस टेंशन, ठीक है, तो द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका जो पृष्ठ होता है ना, फ्री सरफेस होता है, वह न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक। सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, भले यहाँ पर लिख दिया है न्यूटन पर मीटर, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर इसका भार कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका अगर भार नगण्य हो जाए तो वो आकृति जो है ना, तो आकृति पूर्ण गोलाकार हो जाती है सरफेस टेंशन की वजह से। और यही बात इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर, ठीक। पृष्ठ तनाव का मतलब तो यही है कि कोई भी द्रव है उसकी प्रकृति ये होती है, ठीक। उसका जो सरफेस होता है ना, वो कोशिश करता है न्यूनतम क्षेत्रफल घेरे, कहीं भी अगर वो रहे तो वो क्षेत्रफल कम से कम घेरे, ठीक, कम से कम क्षेत्रफल को कवर करे, ठीक है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर उसका भार नगण्य हो जाए, ना के बराबर हो जाए, तो आकृति पूर्ण गोलाकार होगी, गोला के आकार की, स्फीयर के आकार की हो जाएगी। जैसे वर्षा की बूंदें हैं, ठीक, वर्षा की बूंद है वो गोल हो जाती है, ठीक। साबुन का बुलबुला है ये, हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा, वर्षा की जो बूंदें हैं, ठीक, ये गोलाकार क्यों हो जाती है, तो सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इसमें पूरा जो ध्यान रखने वाली बात है यही ध्यान में रखने वाली बात है केवल। उत्प्लावन बल की बात की जाए, उत्प्लावन बल की बात की जाए, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं जितने भी फिजिक्स के वीडियोज हैं सबको कंबाइन कर दूंगा, सबको कंपाइल करके एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, आप बस वीडियो को देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उत्प्लावन बल की बात कीजिए, अर्थात बायोन्सी फोर्स, ठीक। बायोन्सी फोर्स क्या होता है आपने भी देखा होगा, मान लीजिए बाल्टी में पानी है, ठीक, बाल्टी में पानी है, अब पानी में कोई चीज़ रखी है, आप मग ही रखते हैं, मैंने पानी भरने के लिए नहीं, ऐसे उसका तल नीचे से दबाते हैं तो एक फोर्स जैसा फील होता है ना, कि ऊपर की तरफ नीचे से फोर्स लग रहा है, ठीक। चाहे कोई भी चीज़ पानी में डाल रहे हैं तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक, उसी को बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उस पर ऊपर की ओर लगने वाला जो आभासी बल होता है, आभासी मतलब जो दिख नहीं रहा है लेकिन बल लगता है ना ऊपर की तरफ, तो वो क्या होता है, ठीक है, उत्प्लावन बल होता है, बायोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ। आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात की है तो देखिए उत्प्लावन बल से संबंधित है, ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। उत्प्लावन बल से संबंधित कैसे है इसको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए इसमें पानी है, ठीक है, तो पानी में जितना ये, अब एक मिनट रुक जाइए, जगह की कमी है। तो ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको इसमें आपने पानी में डुबा दिया, ठीक,
तो जितना पानी में ये डूब गया ना, जितना डूबा हुआ हिस्सा है, अब मतलब इसको जैसे डुबाइएगा ना, इसमें जैसे ही आप डुबाइएगा तो इसका भार थोड़ा हल्का फील होगा, हल्का लगता है। पानी में कोई भी चीज़ आप रखते हैं तो उसका भार थोड़ा हल्का हो जाता है ना, कहीं पर आपको ले जाना हो, ठीक, पानी में रख कर ढकेल कर, तो हल्का फील होता है, भार कम लगता है। तो उसके भार में जो आभासी कमी, हालांकि भार उसका कम नहीं हो गया है, हल्का फील होता है, लगता है कि कम हुआ है, तो जो आभासी कमी हो जाती है किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर, उसके भार में जो आभासी कमी हो जाती है, वो कमी कितने के बराबर होती है? इस वस्तु द्वारा जितने भार का पानी हटा दिया गया है ना यहाँ से, जितना ये डूबा है ना ये वस्तु, उतना तो हटा दिया होगा पानी। जो जितने भार के बराबर पानी यहाँ से हट गया है, उस पानी का जो भार है उतने ही के बराबर इसके भार में कमी हो जाती है। वही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाली आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। केशिकत्व की बात कर लेते हैं, एक दो बातें और करेंगे घनत्व को लेकर, बट पहले केशिकत्व की बात कर लेते हैं। केशिकत्व देखिए क्या होता है। केशिकत्व में क्या होता है ना कि एक केश नली अर्थात कैपिलरी ट्यूब में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की घटना जो होती है ना, उसी को केशिकत्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल से आपको ध्यान में रखना है, और यही एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल ही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, आप ध्यान में ये रखिएगा, ऊपर चढ़ना, मान लीजिए कोई भी केश नली है, ठीक, उसके मतलब इसमें द्रव का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे उतरना, ये केशिकत्व है। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो आप ध्यान में रखिए कि जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों, ठीक, असंख्य केश नलियों, असंख्य ट्यूब है जो पतली पतली नालियां हैं, ठीक है। तो असंख्य केश नलियों द्वारा चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। जल जो पहुंचता है पौधों के तनों में, असंख्य केश नलियां बनी होती हैं, रास्ता बना होता है ना, पतली पतली वो नालियां बनी होती हैं, ठीक, ट्यूब बनी होती है, केश नलियाँ बनी होती है, जिसके रास्ते से जो जल है वो पौधों के तनों के माध्यम से होते हुए, पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों के माध्यम से होते हुए चढ़कर टहनियों तक पहुंचता है, डालियों तक पहुंचता है, ठीक। ये किसकी वजह से? केशिकत्व की वजह से। या फिर आपने ये भी देखा होगा, लालटेन वगैरह का सुना है, या फिर दिया है, लालटेन में जो बत्ती लगाई जाती है, तो ये बत्ती जो है ये सोख लेती है ना, तेल को सोखते सोखते ऊपर पहुंचा देती है, तो ये केशिकत्व की वजह से, ठीक। या फिर मान लीजिए कोई कॉटन का कपड़ा है, यहाँ पर हमने मान लीजिए यहाँ तेल गिरा दिया, चाहे कोई भी द्रव गिरा दिया, पानी गिरा दिया, तो ये थोड़ा फैल जाता है ना चारों तरफ, ये केशिकत्व की वजह से, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप। तो एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए मैंने लिखा है, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघल कर ऊपर चढ़ना, ठीक। फाउंटेन पेन में स्याही का सोखना, ठीक। ये सारी बातें हैं, आप समझ पा रहे होंगे, और यही इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक। कुछ एक नोट्स हैं, इनको देख लेते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ससंजक बल बोलते हैं, ससंजक बल बोलते हैं, ठीक। एक ही पदार्थ अर्थात मान लीजिए पानी है, ठीक, पानी है, ठीक, इसमें जो भी अणु हैं, पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो बल लग रहा है उसको ससंजक बल बोलेंगे। अलग अलग पदार्थ है, मान लीजिए कि पानी भी है, ठीक, और उसमें तेल मिला दिया गया, तो पानी और जो तेल है अलग अलग पदार्थ हो गए ना, तो उनके अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसको असंजक बल बोलेंगे, आसंजक, एडेसिव फोर्स, ठीक। तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को, आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? आसंजक बल बोलते हैं। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि अधिक घनत्व वाले, उससे ज़रूरी है, इनसे ज़रूरी ये है कि आप यही बात ध्यान में रख लीजिए कि जिसका घनत्व कम होगा ना वह तैरेगा, ठीक, जिसका घनत्व कम होगा वही तैरेगा, ठीक। मान लीजिए समुद्र है, एक मिनट, ये समुद्र है, देखिए धीरे धीरे सारी जितने भी टॉपिक्स वो कंप्लीट हो जाएंगे फिजिक्स के, थोड़ा टाइम भी कम मिल पा रहा है, मैं जितने भी वीडियोज है ना इनको कंपाइल कर दूंगा, तो आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जैसे वीडियो मिल रहा है आप देखते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ख़त्म ही होने वाला है, फिजिक्स तो हो ही गया लगभग। देखिए तो क्या बता रहा था कि हाँ समुद्र है, समुद्र हो या फिर नदी ही मान लीजिए, तो नदी में अगर आप जाते हैं, चाहे नदी में कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए यहाँ पर नाव ही तैर रही है, ठीक, कोई नाव है, नाव को ही ले लीजिए, नदी में, सिंपल सा एग्जांपल है, सब समझ जाएंगे। नदी में नाव है, ठीक, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि जिसका घनत्व कम है, यहाँ नाव का घनत्व कम है किसके? नदी के पानी की अपेक्षा, तो ये तैर रहा है, ये नाव तैर रही है इसके ऊपर, मतलब जिसका घनत्व कम है वो तैरेगा, जिसका घनत्व कम है वह तैरेगा, इतना ध्यान में रखिए। जिसका घनत्व ज़्यादा है, मतलब
जैसे कि पानी है, ठीक। पानी में अब जो कील होता है, कील होती है ना, चाहे सुई होती है, लोहे की सुई होती है, उसको पानी में छोड़िएगा तो ये डूब जाएगा, ठीक। ये सुई डूब जाएगी, क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से ज़्यादा है, ठीक। ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा, जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा। अब घनत्व क्या है आगे बात कर लेंगे, बस इतना ध्यान में रख लीजिए। हाँ, अधिक घनत्व वाले द्रव में, देखिए अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा, ठीक ना। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऐसे बांट देते हैं, इधर मान लीजिए समुद्र का पानी है, ठीक। समुद्र का घनत्व तो ज़्यादा होता है, समुद्र के पानी का, उसमें नमक वगैरह होता है ना, सॉल्ट, इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा होता है। इधर नदी का पानी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन निकलेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु हमने यहाँ रख दी है ऊपर, ठीक। इसका घनत्व और इस वस्तु सेम वस्तु है, मतलब इन दोनों का घनत्व चलिए फिक्स है, इन दोनों का घनत्व सेम है। बट ये समुद्र का पानी है तो इसका घनत्व ज़्यादा है, और ये नदी का पानी है तो इसका घनत्व कम है। तो ये वस्तु समुद्र में थोड़ा कम डूबेगी, लेकिन ये वस्तु थोड़ा ज़्यादा डूबेगी, क्योंकि नीचे वाले का घनत्व कम हो जा रहा है इसके मुकाबले, समुद्र के मुकाबले। समझ पा रहे होंगे आप। तो ये तो ऊपर लिखा है, अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा, मतलब नीचे वाले का घनत्व अगर ज़्यादा है, ठीक, इसका घनत्व ज़्यादा है और इसका घनत्व कम है, तो ये वस्तु ठीक है, तैरेगा जरूर, ये वस्तु तैरेगी जरूर, लेकिन ये थोड़ा इसमें कम डूबेगी समुद्र के पानी में, इसमें थोड़ा ज़्यादा डूब के तैरेगी। समझ में आ रहा होगा आपको। विशेष मुख्य रूप से तो आपको ये ध्यान में रखना है, बट ये आप समझ पा रहे हैं ना कि अधिक घनत्व वाले द्रव में जिसका घनत्व ज़्यादा है, जिस द्रव का, उसमें कोई भी वस्तु कम डूबेगी। कॉन्सेप्ट तो यही हुआ, ठीक है। हाँ, कम घनत्व वाले द्रव में ठोस का अधिक भाग डूबेगा। पानी का घनत्व थोड़ा कम होता है तो इसमें ठोस थोड़ा ज़्यादा डूबेगा, ठीक है। तो यही होता है, जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जब कोई जहाज है, जो जहाज जब नदी में तैर रहा है, ठीक, नदी में जहाज चल रहा है, ठीक ना, नदी से जैसे ही वो समुद्र में इंटर करता है तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ठीक। नदी में थोड़ा डूब कर चलता है, थोड़ा समझ पा रहे होंगे आप, लेकिन समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का घनत्व ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, इसलिए समुद्र में कम डूब कर चलता है जहाज, और नदी में थोड़ा ज़्यादा डूब कर चलता है। ये समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, हाँ, एक बात ये ध्यान में रख सकते हैं नोट में कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी आ जाती है, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, कम होने की वजह से स्याही जो है बाहर निकलने लगती है, ठीक। नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्रेशर मेंटेन किए रहता है स्याही को अंदर रखने में, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। ऊपर प्रेशर कम होता है तो स्याही बाहर निकलने लगती है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं पूरे जो भी फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उन सबको कंप्लीट करके कंपाइल कर दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।